नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम लोग 21 जनवरी में आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स, साथ साथ रिवीजन देखेंगे। तो चलिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। भारत का पहला गहरे समुद्र सूक्ष्मद्वीप अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो समुद्री सूक्ष्मद्वीप अनुसंधान केंद्र नेल्लोर में। और नेल्लोर आपका कहाँ है? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश। भारत ने 32 वर्षों में पहली बार नया वाणिज्यिक दूतावास भवन किस शहर में उद्घाटित किया? तो शंघाई में। ठीक है, शंघाई, चाइना। नेक्स्ट, विश्व की शीर्ष 100 हथियार कंपनियों की सूची में भारत की प्रथम स्थान पर रहने वाली कंपनी कौन सी है? तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है। और इसका जो स्थान रहा है वो आपका 44वां रहा है। तो ध्यान रखिए, सिपरी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 44वां स्थान। ध्यान रखिए, सिपरी की रिपोर्ट है ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैविक हथियारों पर रोक लगाने वाले कन्वेंशन के लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में। नई दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है जिसे वाटर पॉजिटिव का दर्जा प्रदान किया गया? आईजीआई यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ध्यान रखिए, माउंट सेमुरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया में स्थित है। ध्यान रखिए, अभी कुछ दिनों पहले इसके सक्रिय होने का समाचार आया था। तो ध्यान रखिए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा? राइट आंसर है 2030 तक। यानी कि अभी तक हम कहाँ पर हैं? तो हम निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों में हैं। ठीक है, निम्न मध्यम आय वर्ग वाले हम लोग देशों में हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें आगे बात हम लोग करते हैं कि उच्च मध्यम में क्या मतलब मानक होता है जिसकी वजह से हम उच्च मध्यम वर्ग में आ जाएंगे, उनकी देशों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो देखिए, 4,000 से $4,500 जो है प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए। 4,000 से $4,500, ये आपका उच्च मध्यम वर्ग की श्रेणी का मानक है। अब देखिए, आखिर मध्यम वर्ग की श्रेणी का मानक है। आखिर देखिए, ये तय कौन करता है? देशों की ये श्रेणियां तय किसने की है? तो ये तय की हैं आपके विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा ये श्रेणियां तय की गई हैं, ठीक है ना। जिसमें हम देखते हैं 4 श्रेणी हैं। एक तो निम्न आय वाले देश आ जाते हैं, फिर निम्न मध्यम वर्ग वाले देश, निम्न मध्यम, ठीक है, आय वाले देश। इसके बाद आपके उच्च, ठीक है, उच्च मध्यम आय वाले देश, और लास्ट में उच्च आय वाले देश, जिसमें कि आपके विकसित कंट्रीज में, यहाँ पे आप एकदम डेवलप कंट्री देखेंगे उच्च आय वाले में। आखिर विश्व बैंक के द्वारा ये आकलन किस तरीके से किया जाता है? तो GNI, ग्रॉस नेशनल जो इंडेक्स होता है, इंडिकेशन होता है, उसके आधार पर ये निकाला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और अब देखिए, इसमें भारत की अगर स्थिति की बात करें तो देखिए, 1960 के दशक में 1960 के दशक में भारत का जो प्रति व्यक्ति GNI था, ठीक है ना, GNI था, वो मात्र $90 था। वो मात्र $90 था, जो कि 2009 में बढ़कर, देखिए 2009 में बढ़ कर के आपका $1,000 हो जाता है। ठीक है, आपका $1,000 हो जाता है। 2019 में देखिए किस तरीके से भारत की ग्रोथ दिख रही है। तो 2019 में ये $2,000 के पास हम पहुंच जाते हैं। और अभी 2026 में हम लोग $3,000 के
पास पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो 2030 तक हम $4000 यानी कि उच्च मध्यम वर्ग वाले देशों में पहुंच जाएंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब थोड़ा सा और देखते हैं कि भारत की इसी के साथ साथ और क्या क्या उपलब्धियां हैं। देखिए 2028 तक ये संभावना, रिसर्च में ये बातें आ रही है कि 2028 तक भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि यूएसए। ठीक है, यूएसए के बाद आपका चीन हो जाएगा और उसके बाद आपका भारत। प्रेजेंट टाइम में क्या सिनारियो है, यूएसए, चाइना और जर्मनी। ठीक है, चौथी अर्थव्यवस्था है भारत प्रेजेंट टाइम में। अब इसके साथ ही साथ देखिए हम लोग 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। ठीक है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं। कब बने हम लोग, तो 2025 में भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और आने वाले 2 सालों में, यानी कि 2026 चल रहा है तो 2028 तक हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे आने वाले भविष्य में 2 सालों में, ऐसा रिसर्च कह रहा है। चलिए ये हो गई अपने इकोनॉमी की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। कोस्टल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। देखिए कोस्टल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आपके सीआईएसएफ के प्रमुख कौन है इस समय, देखिए प्रवीण कुमार। ठीक है ना, सीआईएसएफ के जो महानिदेशक हैं वो इस समय कौन है, प्रवीण कुमार। उनके द्वारा ऐसी सूचना दी गई कि कोस्टल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आने वाले समय में, यानी कि फरवरी में हम लोग देख सकेंगे इस कार्यक्रम को शुरुआत या इसकी लॉन्चिंग। ठीक है, इस कार्यक्रम की शुरुआत देखी जाएगी। क्या ये कोई नया कार्यक्रम है कोस्टल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, तो बिल्कुल भी नहीं, नया नहीं है। ये ऑलरेडी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में स्टार्ट हो गया था। मार्च 2023 से स्टार्ट किया गया था मेनली बॉर्डर एरियाज़ के लिए। ठीक है, उत्तर भारत में, उत्तर भारत मीन्स भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तर की साइड में, तो उत्तर की साइड में बॉर्डर एरियाज़ पर, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ पर यहाँ पर इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसमें आप देखेंगे खास तौर से जो चाइना से सटे हुए राज्य हैं, जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया आपका। ठीक है, हिमाचल हो गया, इसके साथ ही साथ आपका उत्तराखंड हो गया। ठीक है ना, उत्तराखंड बॉर्डर एरियाज़ मेनली आप ये देख लीजिए। तो बॉर्डर एरियाज़ पर इसे स्टार्ट किया गया। क्यों स्टार्ट किया गया, क्योंकि यहाँ के गांवों को सशक्त बनाना मेन कार्य है, ताकि ये जो गांव हैं, जैसे कि यहाँ पे आतंकवाद का मुद्दा हो गया या फिर तस्करी का मुद्दा हो गया, तो इनसे सुरक्षा की जा सके और ये बॉर्डर एक तरह से बॉर्डर की सेना के तौर पर कार्य कर सके। अच्छा, यहाँ पर देखिए कौन सा अर्धसैनिक बल को लगाया गया, तो यहाँ पर आईटीबीपी को लगाया गया, यहाँ पर आईटीबीपी को लगाया गया। अब हम लोग आ जाते हैं कोस्टल वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें जो आपका कोस्टल एरियाज है, पहले देखिए भारत का कोस्टल एरियाज, ये आपको ब्लैक लाइन से कंप्लीटली दिख रहा होगा। ये जो कोस्टल एरियाज है भारत का, अगर इसका हम टोटल बात करें तो 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर का एरिया भारत के पास कोस्टल एरिया है। इसमें आपके कितने प्रदेश आ जाते हैं, तो इसमें आपके 9 प्रदेश या 9 राज्य, इसके साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने एरिया में हमें गांवों के लोगों को सुरक्षित करना है, साथ ही साथ उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे लोग आराम से जो है भारत के जो आतंकवाद है उसको बता सकें, उस पर काम कर सकें और एक तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी का काम कर सकें। तो ये वाली बातें यहाँ पर मेनली की गई हैं। और जो आईटीबीपी ने चीन से सटे गांवों को विकसित किया था, उसके आधार पर ये कार्यक्रम, उसके विकास को देखते हुए ये कार्यक्रम आगे चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, तब देखिए कश्मीर था, लेकिन उसके बाद से लद्दाख बनने के बाद से देखिए लद्दाख हो जाएगा, यहाँ पर सिक्किम भी हो जाएगा। तो ये सारे राज्य यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। इसी आधार पे आपका ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए प्रवीण कुमार ने ये भी बताया कि जो अग्निवीर हैं वो जब रिटायर हो जाएंगे, यानी कि 4 वर्ष की अपनी सेवा के बाद से गृह मंत्रालय के द्वारा उनके
उनके लिए कौन कौन से काम दिए जाने हैं, ये बात की जा रही है। ठीक है, इस पर कार्य चल रहा है, तो ऐसी सूचना भी दी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर की 26 वर्षीय अधिकारी जो पहली बार सीआरपीएफ के पुरुष दस्ते का नेतृत्व करेंगी, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है सिमरन बाला। ध्यान रखिए सिमरन बाला। और ये आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, सीआरपीएफ, ठीक है, अर्धसैनिक बल जो है ये है आपका सीआरपीएफ, तो ध्यान रखना है सीआरपीएफ। आगे देखिए ये हैं सिमरन बाला जी। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं। सिमरन बाला के द्वारा जो नेतृत्व किया जाएगा वो आपके सीआरपीएफ के 140 पुरुष दस्ते का नेतृत्व करेंगी सिमरन बाला जी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कर्तव्य पथ पर इनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, तो इनका नाम ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की हैं, जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त हैं, जो असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त हैं, तो इनका पद का नाम भी ध्यान रखिए, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर नियुक्त हैं। तो ध्यान रखिए इस बार भारत का 77वां गणतंत्र दिवस, देखिए कर्तव्य पथ पर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, देखिए 10,000 अतिथियों को बुलाया गया है, 10,000 अतिथियों को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है। मुख्य अतिथि के तौर पे देखें तो ईयू की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला, ठीक है, उर्सुला वॉन डेर, ठीक है, डेर लियन, तो आपको ये नाम ध्यान रखना है मुख्य अतिथि के तौर पे। और परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, इनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, तो इन ये दोनों मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में इनवाइट हैं। नेक्स्ट डे देखिए भारत ईयू का साथ शिखर सम्मेलन होगा जिसमें हम एफटीए का समझौता भारत देख सकते हैं, भारत को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा सब एफटीए के मामले में मदर ऑफ द एफटीए बोला जा रहा है इसे। तो भारत ईयू शिखर सम्मेलन हमें नेक्स्ट डे देखने को मिल सकता है। अब आ जाइए इसमें, इसके साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। अब ये सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ देखिए ब्रिटिश साम्राज्य में कब आया था, तो ये आया था आपका जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1939 में स्थापना हुई थी, लेकिन आज़ादी के बाद हम लोग 1949 में आ जाते हैं और यहाँ पर फिर हमें 1949 सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1949 में आज़ादी के बाद देखने को मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, ये भी ध्यान रखना है। रक्षा मंत्रालय मत लगा दीजिएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य किया जाता है। आ जाइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उल्लुओं की गिनती करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए तो पहला राज्य आपका है पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिए पश्चिम बंगाल। इसमें देखिए पहले उल्लुओं की गिनती, अभी तक आपने टाइगर्स की सुनी होगी, एलिफेंट की सुनी होगी, बहुत सारे जंतुओं की सुनी होगी, लेकिन उल्लुओं की कभी नहीं सुना होगा, तो पश्चिम बंगाल पहला। अब देखिए ये कर कौन रहा है, तो बर्ड्स वॉचर्स सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, बर्ड्स वॉचर्स सोसाइटी के द्वारा इसे, ठीक है, इसको किया जा रहा है उल्लुओं की गिनती। सूर्यास्त होने के बाद से, इसमें बताया गया है कि सूर्यास्त होने के बाद से कैमरों के माध्यम से इसका गिनती किया जाएगा। प्रमुख प्रमुख स्थानों को लोकेट किया गया है। देश में अगर हम उल्लुओं की बात करें कि टोटल 36 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन 80% प्रजातियां पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, 80% प्रजातियां बंगाल में ही देखने को मिलती हैं, तो ध्यान रखिए। और इसका जो आइडिया है वो कैसे आया, क्या हुआ कि लास्ट ईयर फरक्का पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ग्रॉस उल्लू का एक प्रजाति देखा गया, जिसके बाद से ये विचार सामने हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? राइट आंसर है सिंगापुर। देखिए रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स ये भारत के द्वारा पहला ऐसा इंडेक्स है जिसमें, ठीक है, भारत के द्वारा पहला ऐसा इंडेक्स है जिसमें विश्व के
विश्व के 156 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, भारत का पहला इंडेक्स है, भारत का ये रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स पहला इंडेक्स है जिसमें 156 देशों को शामिल किया गया। और इसमें अगर हम फर्स्ट पोजीशन पर सिंगापुर है, सेकंड पर आप देखिए स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क। भारत के पोजीशन की अगर हम बात करें, भारत के पोजीशन का, भारत का स्थान 16वां है। ध्यान रखिए, भारत का स्थान आपका 16वां है, ध्यान रखिए। जब इंडेक्स की बात आती है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मानक हैं जिस पे आधार पर इसे बनाया गया है। ठीक है ना, तो उत्तरदायी शासन, सबसे पहली बात देखिए, उत्तरदायी शासन की बात की गई है, नैतिकता की बात की गई है, यहाँ पर नैतिकता की बात की गई है, और विश्व स्तर पर आप क्या उत्तरदायित्व निभाते हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर आपका क्या रोल है, वैश्विक उत्तरदायित्व आपका क्या है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं वैश्विक उत्तरदायित्व क्या है, ये भी बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, जब वैश्विक उत्तरदायित्व की बात आती है तो अमेरिका का कौन सा पोजीशन आया होगा। मैंने तो सोचा इसमें बिल्कुल लास्ट देश जो होगा वो अमेरिका ही होगा, लेकिन नहीं, अमेरिका की यहाँ पर यूएसए की अगर हम रैंक की बात करें तो वो 66वीं रैंक है, 16वीं रैंक भारत की है। इसके बाद आप देखिए लास्ट कौन सा देश है, तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य ये आपका सबसे लास्ट कंट्री है इस इंडेक्स में। तो मेरे लिए आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है, 16वां, पहले नंबर का पूछा जा सकता है। हाँ, अब इसे हम लोग देखते हैं बनाया किसने, इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया गया। मुझे सबसे पहले यही बताना चाहिए था, लेकिन चलिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, WIF वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IIT मुंबई के द्वारा इसे बनाया गया। एक आपका इंस्टीट्यूट है जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो उसके इन सभी के द्वारा इस इंडेक्स को, रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स को जारी किया गया। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो यहाँ पर देखिए, भारत को जो स्थान मिला है वो 6वां स्थान मिला है। ध्यान रखिए, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ठीक है, 11 प्रमुख एशियाई देशों की लिस्ट निकाली गई, 11 प्रमुख एशियाई देशों की यहाँ पर लिस्ट हमें देखने को मिली। तो ध्यान रखिए, लास्ट ईयर अगर हम बात करें, लास्ट ईयर भी भारत की जो पोजीशन है उसमें कोई सुधार नहीं देखने को मिला है। तो भारत लास्ट ईयर भी 6वें स्थान पर था। ठीक है, भारत लास्ट ईयर भी 6वें स्थान पर था, तो ध्यान रखना है, 6वें स्थान पर था भारत। इसके साथ ही साथ आप देखिए, अगर हम इसमें फर्स्ट पोजीशन पर बात करें तो चीन हो जाता है फर्स्ट पोजीशन पर, चाइना हो जाता है, चीन हो जाता है, फिर सेकंड नंबर पर मलेशिया ने काफ़ी अच्छी तरक्की की और सेकंड स्थान पर आया वियतनाम को पीछे करते हुए। थर्ड नंबर पर हम लोग देखते हैं वियतनाम। तो ये 3 देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और देखिए, इसमें ये इंडेक्स जो जारी करता है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन सुन लीजिए एक बार, डिजनसीरा एंड एसोसिएट्स। ठीक है, डिजनसीरा एंड एसोसिएट्स, इसके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जारी किया गया। बहुत सारे इसमें आधार हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गया, ठीक है, निवेश, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है, और ये सारी बातें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो 8 प्रमुख आधार के उस पर हम लोग देखते हैं, गुड गवर्नेंस कैसा है, सोशल गवर्नेंस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये वाली बातें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टेमिस
सेकंड मिशन, आर्टेमिस सेकंड मिशन, ये किसका मिशन है? चलिए बात करते हैं इस पे। ये नासा का, ऐसा आपने देखा होगा, ये नासा का, ठीक है, नासा का चंद्रमा पर भेजा जाने वाला मिशन है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि आर्टेमिस सेकंड मिशन नासा का पहला चंद्रयान मिशन है, लेकिन नहीं, नासा का ये 54 सालों में, ठीक है ना, 54 सालों में पहला, ठीक है। अब देखिए इससे पहले कौन सा मिशन भेजा गया था, तो अपोलो मिशन हमें देखने को मिलता है, अपोलो मिशन देखने को मिलता है। अभी ये भेजा नहीं गया है, ठीक है, इसे फ्लोरिडा के केनेडी सेंटर में, फ्लोरिडा के केनेडी सेंटर में पहुंचाया गया है। अभी केनेडी सेंटर में पहुंचाया गया है 4 यात्रियों को लेकर के ये जाएगा, और वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो है ओरियन, पहले उसका नाम भी देख लीजिए, स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, वो है आपका ओरियन। तो स्पेस क्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर के जाएगा और चक्कर लगा करके वापस आएगा, ठीक है ना। इस स्पेस क्राफ्ट में लैंडिंग की सुविधा नहीं है, ठीक है ना, लैंडिंग की सुविधा नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लैंडिंग की सुविधा नहीं है। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि चंद्रमा के चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो गहरे स्थान पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो किस तरह से वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, ये सारी बातें वहाँ पर देखना है, सुरक्षित ले आने में, ये मेनली इनका काम है इनका। तो और अगर ये सफल हो जाता है परीक्षण, फरवरी के फर्स्ट वीक में इसको लॉन्च करने की बात की जा रही है। अगर ये सफल होता है तो इस पर हम लोग और बात करेंगे, ठीक है ना, और बात करेंगे। एक तरह से ये गहराई मिशन पर आधारित है, गहरा मिशन जिसको बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओडीओपी की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 वेटलैंड योजना लागू करने की तैयारी किस राज्य ने की है, जिसके तहत हर जिले में एक प्रमुख आर्द्र भूमि संरक्षित होगी? राइट आंसर यहाँ पर आपका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरह ही ये 1 वेटलैंड की बात कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तो आपका इको पर्यटन केंद्र स्थापित किया जा सकेगा, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ अवैध रूप से जो घेर रखा है ज़मीनों को, अवैध रूप से जो ज़मीनों को घेरा गया है उसको हटाने का काम अब मिलेगा। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण हम लोग देखेंगे, अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला शहर नेतृत्व वाला जलवायु सप्ताह 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर देखिए मुंबई है। देखिए 19 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? देखिए जलवायु परिवर्तन जब होता है तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होता है? तो बच्चे प्रभावित होते हैं ना, सबसे ज़्यादा आपके बच्चे प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर इनके मूल अधिकारों की, पर्यावरण को मूलाधिकारों में रखकर बात की जा रही है ताकि उन्हें आने वाले समय में, मूलाधिकारों पर बात की जा रही है ताकि उन्हें आने वाले समय में समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है, उसका प्रभाव बच्चों पर ना पड़े जलवायु परिवर्तन का। तो बच्चों के बाद युवाओं को भी यहाँ पर सशक्त करने की बात की गई है, युवाओं को भी सशक्त करने की बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना। देखिए अब इस परियोजना के बारे में देखते हैं, आखिर ये परियोजना किसके द्वारा दी गई? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्र सरकार के द्वारा ये योजना, नदी सिंचाई परियोजना को लॉन्च किया गया। अब इसको देखिए, सबसे पहली बात, करीब 4700, ठीक है, 4700 करोड़ की ये योजना है, 52,000 हेक्टेयर, 52,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की बात यहाँ पर की जा रही है। मेनली देखिए ये जो परियोजना है कहाँ पर, महाराष्ट्र के किस एरिया को ये प्रभावित करेगी या लाभ प्रदान करेगी? तो महाराष्ट्र के पूर्वी प्रदेशों को, ठीक है, पूर्वी प्रदेशों को या पूर्वी क्षेत्रों को, क्योंकि वहाँ पर सूखे की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? राइट आंसर है पद्मपाणि पुरस्कार। ध्यान रखिए, पद्मपाणि पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो सिनेमा और कला क्षेत्र में योगदान देने के लिए। ठीक है, ये पुरस्कार सिनेमा और कला क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये न्यूज़ में क्यों आया है? देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन, ध्यान रखिए, जोन घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन, इसमें 0 से 1 किलोमीटर तक हर तरह की गतिविधि प्रतिबंधित की गई है। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इससे क्या होगा, अरावली का जो बातें चल रही हैं पर्यावरण क्षरण की, उस पर भी मजबूती मिलेगी, अरावली क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा देखिए, अब यहाँ पर स्थानीय समुदायों को जैविक खेती का अवसर मिलेगा, जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या क्या फेमस है। कुंभलगढ़ आखिर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है। राजस्थान, यहाँ ये उदयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इसमें राजसमंद जिला, ठीक है, राजसमंद जिला भी आता है, तो ध्यान रखिए, यहीं आसपास पर ये आपका कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कुंभलगढ़ किला भी उपस्थित है। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ कुंभलगढ़ किला भी यहाँ पर उपस्थित है। वन्यजीव अभ्यारण्य इसे कब घोषित किया गया था? तो 1971 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिए। हाँ, इसमें कौन सी नदियाँ हैं? तो 2 नदियाँ हैं इसमें, एक तो है आपकी बनास और दूसरी आपकी साबरमती देखने को मिल जाती है। ठीक है, साबरमती नदी, ये दोनों नदियाँ, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन विभाग द्वारा 83 देशों की राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये आयोजन किसने इसका कौन अध्यक्षता करेंगे इसकी? तो राजीव रंजन सिंह, जो कि आपके केंद्रीय मंत्री हैं। मंत्रालय कौन सा है? तो मंत्रालय है आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय। ठीक है, तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा क्यों समुद्री खाद्य के निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना। इसके साथ ही साथ निवेश की बात यहाँ पर की गई है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात यहाँ पर की गई है। तो ये वाली बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ध्यान रखिए। चलिए देखिए, आपका आज करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। मिलती हूँ फिर कल आपसे, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।